जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारी हरियाणा जीके की हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 21 है, यानी कि 21 दिन हमारा इस सेशन को चलते हुए हो गए हैं हरियाणा जीके की। तो अगर आपको सभी सेशन बेहतर लग रहे हैं, पूरी सीरीज आपको बेहतर लग रही है, तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। और हमारी धाकड़ सीरीज हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली कराई जाएगी। जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे। और प्ले लिस्ट चेक कर लें अगर आपने पहले वाली क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप पहले वाली क्लास आपकी छूट गई है। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि जो कौशल्या नदी है कौन सी नदी की एक सहायक नदी है। कौशल्या नदी गग्गर हकरा नदी की एक सहायक नदी है, और ये जो नदी है गग्गर हकरा में पिंजोर नामक स्थान के ऊपर जाकर मिलती है। कौशल्या जो नदी है गग्गर हकरा में पिंजोर यानी कि पंचकुला नामक स्थान पर जाकर मिलती है। और अगर मैं बात करूं इसका उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी नदी की एक सहायक नदी है गग्गर हकरा, उद्गम कहाँ से होता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास में शिवालिक की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई इसकी 30 किलोमीटर है। और इसी कौशल्या नदी पर बांध बनाया गया है, कौशल्या बांध है, कौशल्या बांध बनाया गया है कौशल्या नदी के ऊपर, ठीक है। और पंचकुला में बनाया गया है कौशल्या बांध, पीने के जल के लिए ये बांध बनाया गया है, पीने के जल के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिम में हरियाणा का कौन सा जिला है, सिरसा जिला। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा। हरियाणा के जिले में हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, चौटाला गांव, ठीक है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, चौटाला गांव, यानी कि हरियाणा के सबसे पश्चिम में। जैसे ये हरियाणा का नक्शा है, ठीक है, बनाना नहीं आ रहा है लेकिन ये पश्चिम में है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है। राइट ऑप्शन रहेगा स्नेहित सरोवर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां पर है स्नेहित सरोवर मेरे दोस्तों, केकेआर यानी कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्नेहित सरोवर को किसका निवास स्थान माना जाता है, स्नेहित सरोवर को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। किसका निवास स्थान माना जाता है, भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। स्नेहित सरोवर पेहवा रोड के ऊपर कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अमावस्या पर मेला लगता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय इस सरोवर के अंदर स्नान करता है तो 1000 अश्वमेघ के समान उसको फल प्राप्त होता है। 7 नदियों का संगम होने के कारण इसे स्नेहित सरोवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्नेहित सरोवर के नाम से जाना जाता है। बड़खल झील आपको बताया फरीदाबाद के अंदर है। सूरजकुंड बड़खल झील फरीदाबाद, सूरजकुंड झील भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। हथनी कुंड बैराज आपको बताया था ताजे वाला, ये कहाँ पर है, ये यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से सीमाएं किसकी लगती हैं, राजस्थान की लगती हैं। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल, महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल और नूह जिले का फिरोजपुर झिरका, नूह जिले का फिरोजपुर झिरका कहाँ पर है, फिरोजपुर झिरका नूह जिले के अंदर है, ठीक है। एक तो नूह जिले का फिरोजपुर झिरका और महेंद्रगढ़ जिले का जो नारनौल है वो राजस्थान से 3 ओर से घिरे हुए हैं। नारनौल का जो पुराना नाम है किस नाम से जाना जाता था, नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था, नंदीग्राम के नाम से, ठीक है। और इसका जो नाम नंदीग्राम, नारनौल का नाम नंदीग्राम सूर्य नारायण मंदिर के अंदर एक शिलालेख मिला है, वहीं से इसका नाम सूर्य नारायण मंदिर, यहीं से उसका नाम नंदीग्राम बताया गया है, सूर्य नारायण मंदिर से एक शिलालेख के अंदर, ठीक है। प्राचीन समय में नारनौल के अंदर शेरों का ठिकाना होने के कारण नारनौल को सिंहों का डहर भी
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंहों का डहर, यानी कि शेरों का डहर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में ये शेरों का ठिकाना हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। नारनौल की जो स्थापना है अनंगपाल तोमर के रिश्तेदार राजा नूनकरण के द्वारा करवाई गई थी। राजा नूनकरण कौन थे? अनंगपाल तोमर के रिश्तेदार थे, उनके द्वारा इसकी करवाई गई थी। नारनौल का जो वर्णन है, बाबर की जो पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, यहाँ पर कपास मंडी होने का उल्लेख किया गया है नारनौल के अंदर, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि शेरशाह सूरी का जन्म भी नारनौल के अंदर हुआ था। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है वी स्मिथ। इतिहासकार वी स्मिथ के अनुसार शेरशाह का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था भाई? नारनौल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बताइए, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों कर्ण झील। कर्ण झील ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद के अंदर है। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षक केंद्र है। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, NH 44 पर स्थित है, जो प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड पर शहरों के बीच में यात्रा करते समय एक पड़ाव के रूप में ये काम करता है, इनके बीच में पड़ता है ये, ठीक है। ये वह स्थान जहां पर उसने अपने सुरक्षा कवच को भगवान इंद्र को दे दिया था। कर्ण ने अपने सुरक्षा कवच को किसको सौंप दिया था? भगवान इंद्र को सौंप दिया था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करनाल शहर को कर्णताल से अपना नाम प्राप्त हुआ है, और ये कर्ण झील का ही एक अनुवाद है, ठीक है, जिसे बोलचाल की भाषा में कर्ण का शहर कहा जाता है। और 1972 में हरियाणा सरकार के द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में, कर्ण झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। बात आपको एकदम ध्यान में रखनी है। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थायी रूप से किस नाम से जाना जाता है? अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण जिलों के अंदर फैली हुई है। कौन कौन से जिलों के अंदर आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है? हरियाणा के भिवानी जिले में, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में, हरियाणा का भिवानी जिला, हरियाणा का चरखी दादरी जिला, हरियाणा का गुरुग्राम जिला, हरियाणा का गुरुग्राम जिला, हरियाणा का रेवाड़ी जिला, और हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, गुरुग्राम, इसके अंदर आपको अरावली पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलता है। मेवाती पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अरावली पहाड़ियों का या मेवाती पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है सबसे ज्यादा विस्तार। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये नहर पृथ्वीराज चौहान के टाइम की या इससे पहले की नहर बताई गई है। ये ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दोबारा से निर्मित करवाया गया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ताजेवाला बांध से इसको कब निकाला गया था? 1879 के अंदर निकाला गया था, 1879 के अंदर। इसे पहले पुरानी मुगल नहर के नाम से जाना जाता था, पुरानी मुगल नहर के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नहर को पुरानी मुगल नहर के नाम से जाना जाता था? पश्चिमी यमुना नहर को जाना जाता था, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई या मुख्य लंबाई कितनी है? 325 किलोमीटर है। यदि मैं इसकी शाखाओं को भी मिला लूं, ठीक है, इसके सिरों को भी मिला लूं, टोटल सहित इसकी लंबाई 3226 किलोमीटर है, 3226 किलोमीटर है। हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी और लंबी नहर, हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी और लंबी नहर भी कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। और हरियाणा प्रदेश में इस नहर से और भी बहुत सारी शाखाएं निकाली गई हैं। सिरसा शाखा निकाली गई है, हांसी शाखा निकाली गई, सुंदर शाखा, जींद शाखा, मूनक नहर निकाली गई है, दिल्ली शाखा निकाली गई है। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को बेट के नाम से जाना जाता है, बेट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर एक पहाड़ी का नाम है मेरे दोस्तों कट्टासन देवी मंदिर। वैसे यहाँ पर सिरमौर जिले के कट्टासन देवी मंदिर के पास, कट्टासन देवी मंदिर, ठीक है, देवी मंदिर के पास में एक श्रेणी है जिसका नाम है
धरतीधर श्रेणी। कौन सी है? धरतीधर श्रेणी से इसका उद्गम होता है। हरियाणा में सबसे पहले कहां पर प्रवेश करती है मारकंडा नदी? काला अम्ब नामक स्थान पर। काला अम्ब नामक स्थान पर। और ये कहां पर है? काला अम्ब नामक स्थान ये मेरे दोस्तों अंबाला कैंट के अंदर है, यानी कि अंबाला छावनी के अंदर है। अंबाला काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। मारकंडा नदी शाहबाद कुरुक्षेत्र से, अंबाला कैंट शाहबाद कुरुक्षेत्र से बहती हुई पेहवा के नजदीक एक गांव है, उस गांव का नाम है अरुणाए। अरुणाए, पेहवा के अंदर अरुणाए नामक गांव की एक झील है, जिस झील का नाम है सेनिसा झील। सेनिसा झील के अंदर ये जाकर गिर जाती है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था अरुणा। मारकंडा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है? हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रण नदी, बेगना नदी, नकटी नदी, टांगरी नदी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी मारकंडा नदी है, जो गग्गर हकरा की सहायक नदी है। गग्गर हकरा की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी के द्वारा बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। और गग्गर नदी के द्वारा उनको जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उनको नैली कहा जाता है। ठीक है, नैली कहा जाता है। एलुविल मैदान, जिनको आप जलोढ़ मैदान कहा जाता है, जिनका निर्माण नदियों के द्वारा बहाई लाई गई मिट्टी से होता है। जिनका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, उसको क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की कौन सी सीमा पर यमुना नदी बहती है? यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है, सदा नीरा नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है और हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर ये बहती है। कहां से इसका उद्गम होता है? बहुत बार मैंने बताया, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि चंपासर और बंदर पूंछ जो इलाका है वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले यह कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा के सबसे पहले यह ताजेवाला के उत्तर में एक स्थित कलेसर नामक स्थान से, यानी कि यमुना नगर के अंदर ये प्रवेश करती है। और ये नदी कलेसर, ताजेवाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल बहते हुए अंत में कहां पर मेरे दोस्तों? अंत में हसनपुर यानी कि पलवल नामक स्थान से मुड़कर उत्तर प्रदेश के जिले में बहते हुए इलाहाबाद नामक स्थान पर जाकर गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? यमुना नदी है। हरियाणा में यमुना की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। हरियाणा के कितने जिलों के अंदर यह नदी बहती है? 5 जिलों के अंदर यह नदी बहती है, 5 जिलों के अंदर। और इसको क्या कहा गया है? सूर्य की पुत्री। यमुना नदी को सूर्य की पुत्री और क्या कहा गया है? सूर्य की पुत्री के साथ में यम की बहन भी कहा गया है, यम की बहन भी कहा गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन कितनी बार किया गया है? एक बार आपको ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का वर्णन देखने को मिलता है। यमुना के समीप जो मैदान है, यमुना के पास में जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? पास वाले मैदान को खादर कहा जाता है। यमुना के दूर वाले मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। यमुना नदी की हरियाणा में सहायक नदियां हैं पथराड़ा, बूढ़ी नदी, सोंब नदी, साहिबी नदी। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। कालिंदी मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है। 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो हरियाणा कौन सी नदी किस सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मोरनी व टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती हैं? मोरनी और टिपरा श्रेणियां गग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, गग्गर नदी का उद्गम मैंने आपको बताया कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक अक्षेत्र से। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक अक्षेत्र से डगसाई नामक स्थान से होता है। और डगसाई नामक स्थान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से होता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से शिवालिक पहाड़ियों से डगसाई नामक स्थान से गग्गर नदी का उद्गम होता है। और अंत में ये जो नदी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जाकर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जाकर
विलुप्त हो जाती है। और राजस्थान में घग्गर नदी को क्या बोला जाता है? मृत नदी कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश की यमुना के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, घग्गर नदी। और शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली हरियाणा प्रदेश की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली। हरियाणा में घग्गर की लंबाई 240 से लेकर 250 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, घग्गर नदी की कुल लंबाई। ये जो नदी है घग्गर नदी, सबसे पहले हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है सबसे पहले हरियाणा के अंदर। ठीक है, ओटू बांध सिरसा के अंदर, इसी हकरा नदी के नाम से। ठीक है, आगे इसे घग्गर नदी को ओटू बांध सिरसा नदी के अंदर, सिरसा के अंदर बना है और इसी नदी पे, लेकिन आगे जाकर इस नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद काल में ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बहती थी और इसका नाम था नारा नदी। क्या नाम था ऋग्वैदिक काल में? नारा नदी। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? घग्गर नदी की सहायक नदियां बहुत बार बताया है, कौशल्या, मारकंडा, टांगरी, जाजरा नदी। ठीक है, तो हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी का नाम है दोहन नदी। ठीक है, कौन सी नदी बोलोगे मेरे दोस्तों? गैर बारहमासी नदी, दोहन नदी। ठीक है, दोहन नदी। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। इंदौरी तो मैंने आपको बताया, इंदौरी नदी का जो उद्गम है नुहू जिले में स्थित है, नुहू जिले के अंदर स्थित है, मेवात की पहाड़ियों से इंदौरी दुर्ग नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, मेवात की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये नदी, इंदौरी नदी, पटौदी यानी कि गुरुग्राम के अंदर आकर के साहिबी नदी के अंदर आकर ये मिल जाती है। तो साहिबी नदी की सहायक नदी है इंदौरी नदी। नाम है राक्षसी नदी, राक्षसी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम बिलासपुर की पहाड़ियों से होता है। और ये बिलासपुर गांव कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका यमुनानगर के अंदर। तो राक्षसी नदी का जो उद्गम है यमुनानगर बिलासपुर से होता है। और ये लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर कहाँ पर जाकर मिल जाती है? चेतांग नदी के अंदर जाकर मिल जाती है, चेतांग नदी के अंदर जाकर लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर मिल जाती है। दोहन नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले में नीम के थाने के पास से मंडोली गांव से होता है, बता चुका हूं पहले। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर आकर ये विलुप्त हो जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वह नदी जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे दोस्तों घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान से होता है। और घग्गर नदी कहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां पर है? राजस्थान के अंदर। घग्गर नदी कहां कहां पर, कौन कौन से राज्यों के अंदर बहती है? हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों के अंदर ये बहती है। ये नदी हरियाणा और पंजाब के बीच सीमा बनाने का काम करती है। जैसे मेरे दोस्तों यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, उसी प्रकार घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को माना जाता है। हरियाणा में यमुना नदी बाढ़ पर्वत क्षेत्र का निर्माण करती है। यह पर्वत क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित है। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया यमुना नदी के पास वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? भाई खादर कहा जाता है। ठीक है, यही उसने पूछा है, दो हिस्सों में विभाजित कर निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? पास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, यमुना नदी के पास वाले क्षेत्र को या निचले बाढ़ के मैदानों को खादर कहा जाता है, क्योंकि इन मैदानों का जो निर्माण है यमुना नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उससे बना हुआ है। यमुना नदी के दूर के मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नेली कहा जाता है। घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है?
नेली कहा जाता है। और बेट किसको कहा जाता है? बेट बेट कहा जाता है मारकंडा नदी, मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। जो अनकाई दलदल है यानी कि जो दलदली क्षेत्र है, हरियाणा प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और ये कहां पर मेरे दोस्तों? सिरसा जिले के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है दलदली, अनकाई दलदल, कहां पर है? सिरसा जिले के अंदर, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिए। अच्छी लग रही तो मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है। हरियाणा में अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र ऊंचाई है 652 मीटर, उसको कहा जाता है ढोसी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ढोसी की पहाड़ी मेरे दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थित है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थित है। ठीक है। और सुप्त ज्वालामुखी जिसे ढोसी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में राजस्थान के उत्तर सीमा के ऊपर यह फैली हुई है, जिसका विस्तार हरियाणा के महेंद्रगढ़ और राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर है। हरियाणा में इसकी सर्वोच्च ऊंचाई नारनौल के निकट ढाणी कुलताजपुर, मैंने आपको बताया भी था, नारनौल महेंद्रगढ़, नारनौल महेंद्रगढ़। हरियाणा में डोसी की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर है? ढाणी कुलताजपुर गांव के अंदर, कुलताजपुर। ठीक है। ढाणी कुलताजपुर गांव कहां पर है? नारनौल के अंदर। कितने मेरे दोस्तों? 652 मीटर है। ठीक है। और इसी पहाड़ी को कौन से ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है? च्यवन ऋषि की कहा जाता है, च्यवन ऋषि की, यानी कि च्यवन ऋषि इस पहाड़ी के ऊपर बैठकर तपस्या किया करते थे। ठीक है। और सोमवती, सोमवती सोमवार की जो अमावस्या है उसको यहाँ पर च्यवन ऋषि की याद में ढोसी का मेला भी लगता है। क्या लगता है? ढोसी का मेला भी यहीं पर लगता है। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी का नाम आपको बताना है। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी इनमें से नदी कपिला, कावेरी, टांगरी या गंगा। तो इस नदी का उद्गम भाई टांगरी आ जाएगा, टांगरी आएगा। टांगरी का उद्गम कहां से होता है मेरे दोस्तों? पंचकुला जिले में होता है, पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों से होता है, मोरनी पहाड़ियों से। ठीक है। मोरनी पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर। ठीक है। और हरियाणा में जिसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर है। और टांगरी जो है किस नदी की सहायक नदी है? घग्गर हकरा नदी की सहायक नदी है, घग्गर हकरा नदी की सहायक नदी है। और टांगरी की दो सहायक नदियां कौन सी हैं जो इसके अंदर आकर मिलती हैं? वो है आमरी और बलियाली, आमरी और जो बलियाली है वो टांगरी नदी की दो सहायक नदी हैं जो इसके अंदर आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट बताइए, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, हिसार ये सब कैसे क्षेत्र हैं? भाई ये रेतीले क्षेत्र हैं। राजस्थान राज्य के साथ में हरियाणा के जो जिले लगते हैं वो सभी रेतीले आते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नुहू, यानी कि जो राजस्थान के लगते हैं। तो हरियाणा प्रदेश में रेतीले टीलों की सबसे अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है। यानी कि इससे ज्यादा मीटर का टीला आपको नहीं मिलेगा, रेतीला टीला। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो इनमें से राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो रोहतक हो जाएगा। वैसे अभी कौन कौन से जिले हैं? एक रोहतक जिला है जो किसी अन्य सीमा को नहीं छूता है, एक आपका है चरखी दादरी जिला, और एक आपका है हांसी जिला। पहले जिले हुआ करते थे दो जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं लगते थे, वो थे चरखी दादरी और रोहतक। लेकिन अभी हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है हांसी। कब अधिसूचना जारी की गई? 19 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई। ठीक है मेरे दोस्तों, घोषणा की गई थी 16 दिसंबर 2025 को, 16 दिसंबर 2025 को। तो 3 जिले हो गए हैं अभी, रोहतक, चरखी दादरी और हांसी मेरे दोस्तों। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा प्रदेश का ऐसा जिला बताइए, एकमात्र जिला जो सबसे ज्यादा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाने का काम करता है, वो है मेरे दोस्तों यमुनानगर जिला। यमुनानगर की सीमा किस किस से लगती है? हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है। हरियाणा सबसे कम सीमा
किसके साथ में साझा करता है? हरियाणा सबसे कम सीमा उत्तराखंड के साथ में मात्र कितने किलोमीटर की सीमा? 11 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यमुनानगर की सीमा, हरियाणा के यमुनानगर जिले की सीमा सबसे ज्यादा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ में लगती है। एकमात्र जिला पंचकुला जिसकी सीमा 2 पड़ोसी राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में लगती है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में लगती है और 2 राज्यों के साथ में। पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ में पंचकुला अपनी सीमा साझा करता है और चंडीगढ़ के साथ में लगती है। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? एनसीआर का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं? एनसीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, और एनसीआर के जिले के अंदर लाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था, एनसीआरपीबी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। ठीक है, जिसका जो गठन है 1985 के अंदर किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र को शामिल किया गया। ठीक है, एनसीआर में सबसे ज्यादा हरियाणा राज्य का कितना परसेंट भाग शामिल है? हरियाणा राज्य का 57% भाग एनसीआर के अंदर आता है। ठीक है, भारत के कुल कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? भारत के कुल 24 जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत के कुल कितने जिले आते हैं? 24 जिले भाई। ठीक है, जिसमें राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक अलवर आता है और एक भरतपुर आता है। एक अलवर और एक भरतपुर। उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, शामली। हरियाणा के 14 जिले आते हैं मेरे दोस्तों एनसीआर के अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला। ठीक है, 14। तो हरियाणा का कौन सा जिला भारत के एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा इनमें से नहीं है मेरे दोस्तों? ठीक है, हिस्सा नहीं है, तो हिसार नहीं है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं आते हैं? हिसार नहीं आता है, फतेहाबाद नहीं आता है, सिरसा नहीं आता है, कैथल नहीं आता है, कुरुक्षेत्र, अंबाला। यानी कि जो आपकी हरियाणा की मेरे दोस्तों नॉर्थ वाली अगर आप बेल्ट पकड़ेंगे, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। ठीक है, ये जिले नहीं आते हैं, बाकी सब जिले आते हैं। नेक्स्ट बताइए, ओट्टू बैराज हरियाणा में कौन सी नदी पर बनाया गया है? ओट्टू बैराज बनाया गया घग्गर हकरा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ओट्टू बैराज जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? धनूर झील के नाम से जाना जाता था। ओट्टू बैराज को धनूर झील के नाम से जाना जाता था। सिरसा जिले की रानिया तहसील के ओट्टू नामक स्थान पर घग्गर हकरा नदी के ऊपर बनाया गया है। 1896 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। 2002 में ओट्टू बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर की स्थापना की गई। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर, कौन सा पर्यटक परिसर भाई? चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर की स्थापना 2002 के अंदर ओट्टू बैराज के ऊपर की गई। 2002 के अंदर हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है? पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है भाई, वो है मेरे दोस्तों करनाल जिला। ठीक है, करनाल जिला। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। करनाल जिला जो हरियाणा के गठन के समय ही हरियाणा प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला था। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था मेरे दोस्तों? करनाल जिला था। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम पे 7 जिले थे। तो इसके उत्तर दिशा में अगर मैं करनाल के यानी कि नॉर्थ में अगर मैं बोलूं, अंबाला जिला लगता है। अंबाला जिला। ठीक है, जैसे आपका ये करनाल हो गया बीच में। ठीक है, तो करनाल के नॉर्थ में जो लगता है वो अंबाला लगता है। करनाल के दक्षिण दिशा में लगता है मेरे दोस्तों पानीपत। करनाल के दक्षिण दिशा में लगता है पानीपत। पश्चिम में लगता है भाई इसके जींद जिला। करनाल के पश्चिम में जींद जिला और उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र लगता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे दोस्तों, ठीक है, उत्तर पश्चिम में यहाँ पर कौन सा जिला लगता है? कुरुक्षेत्र लगता है, कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। इसके पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जिला कब बना था अगर मैं आपसे बात करूं भाई? 23 जनवरी 1973 को। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले को बनाया गया था। कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था? करनाल जिले से अलग करके बनाया गया था। और हरियाणा का कौन सा जिला बना था? हरियाणा का 10वां जिला बना था। हरियाणा का 10वां जिला। नेक्स्ट बताइए भाई, मोरनी पहाड़ी में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी करोह की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे दोस्तों? करोह चोटी। कौन सी है?
करहो चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 1500 मीटर, लगभग में मैं बात करूंगा कितनी है, 1500 मीटर भाई। कहीं कहीं पे आपको 1514 हुआ दिया मिलेगा, कहीं पे आपको 1467 मिलेगा, लेकिन लगभग में मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी भाई। ठीक है। और भारत का समुद्र तल कहां से निर्धारित किया जाता है, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई से भारत का समुद्र तल निर्धारित किया जाता है। मोरनी से पहले हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी किसको माना जाता था, टिपरा पहाड़ी। मोरनी से पहले हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी किसको माना जाता था, टिपरा की पहाड़ियों को माना जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण रेत का प्रयास, रेत का क्या होता है, प्रवासन भाई, रेत उड़ेगा। रेगिस्तान से बहुत तेज क्या चलती है भाई, आंधियां चलती हैं, जिसे रेगिस्तान का जो बालू रेत है वो हरियाणा के उन जिलों के अंदर पहुंच जाता है जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो हरियाणा में भी एक थार यानी कि एक रेगिस्तान जैसी स्थिति बनती जा रही है और यहाँ की भूमि कम उपजाऊ होती जा रही है जो राजस्थान को लगते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, जिसका नाम, थार मरुस्थल का नाम थार, थार पाकर एक गांव सॉरी गाय का नाम है, थार पाकर, थार पाकर एक गाय की नस्ल का नाम है, उसके नाम पर थार रेगिस्तान का नाम रखा गया। और थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और थार रेगिस्तान का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान राज्य के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सी नदी घग्गर की मुख्य उपनदियों में से एक पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी के अंदर जाकर मिलती है। तो मेरे दोस्तों वो है कौशल्या नदी। कौशल्या नदी, कौशल्या नदी का उद्गम हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और ये पिंजौर पंचकुला नामक स्थान पर घग्गर के अंदर आकर मिलती है। हरियाणा में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर है। और इसी नदी पर पिंजौर पंचकुला के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है, कौशल्या बांध बनाया गया है, कौशल्या बांध। और कौशल्या बांध कब से कब तक इसका निर्माण चला था, 2008 से लेकर 2012 तक मेरे दोस्तों। ठीक है। घग्गर की अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं, घग्गर की उपनदी एक तो कौशल्या होगी, और कौन कौन सी है मेरे दोस्तों, टांगरी भी है, मारकंडा भी है। घग्गर की अन्य सहायक नदी टांगरी, मारकंडा और कौशल्य, ये घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। तो घग्गर की मुख्य उपनदियों में से एक है कौशल्या, जो पिंजौर पंचकुला जिले के अंदर बहती है और पिंजौर के पास में आकर घग्गर नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। कौशल्या बांध भी इसी नदी के ऊपर बनाया गया है। टांगरी नदी हरियाणा की कौन सी नदी की सहायक नदी है, टांगरी। टांगरी नदी का उद्गम पहली बात तो पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और हरियाणा की घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले के अंदर नहीं है, अंबाला, पंचकुला, सिरसा, यमुनानगर। शिवालिक जो है वो विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक जो श्रेणी है वो विश्व की सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, जिसका निर्माण बहुत बाद में हुआ है, यानी कि जिसका निर्माण बाद में हुआ है उसी को नवीनतम बोलेंगे। शिवालिक श्रेणी हरियाणा की कौन सी दिशा के अंदर स्थित है, शिवालिक श्रेणी हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जिलों के अंदर है, सिरसा के अंदर नहीं है। ठीक है। और ये जो श्रेणी है हरियाणा के कितने भाग, कितने परसेंट भाग पर फैली हुई है, 1.67% भाग पर फैली हुई है। शिवालिक को हरियाणा में दो भागों के अंदर बांटा हुआ है। एक तो मेरे दोस्तों नाम मैं बोलूंगा उच्च शिवालिक श्रेणी और एक है निम्न शिवालिक श्रेणी। दो भागों के अंदर हरियाणा के अंदर इसको बांटा हुआ है और 1.67% जो भाग है वो हरियाणा के 1.67% भाग पर शिवालिक पहाड़ियां फैली हुई हैं। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है, मारकंडा, साहिबी, यमुना या घग्गर। इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो तो सेशन को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों सेशन को शेयर किया करो और बाकी क्लासेस भी टाइम से ज्वाइन करते रहा करो। मेरा आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त समझ करके एक बार मेरे दोस्तों तैयारी करके देख लीजिए। जिन्होंने सीटीसी ग्रुप में तैयारी की वो तो मेरे दोस्तों मेरे को भूलेंगे नहीं। ठीक है, जिनका भला हुआ मेरी वजह से,
और जिनका नहीं हुआ, जो पहले सिटी में या कभी दलदल के अंदर फँस गए थे, तो अभी आपको उस दलदल से निकालने का काम मैं करूँगा, अगर आप डेली क्लास को जॉइन करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।